प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो गई है। कहा गया था कि हमें मखसूस नशस्तें दी जाएं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली समाअत करने के बाद ये दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद कर दी है। अब कितना स्कोप रह गया है अपील में अगर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब ये नशस्तें मिल सकती हैं? और क्योंकि ज़ाहिर है ग्राउंड जो हैं वो बना ली गई हैं। बुनियादी इसमें नुकता ये था कि इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात हिस्सा ही नहीं लिया। दूसरा अहम नुकता ये था कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इसने अपनी कोई लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई हुई थी, ये एक बड़ा मसला था। दूसरा आज के दिन की बड़ी खबर यह है कि गुजरांवाला से अजहर कयूम नारा साहब जो हैं नून लीग के, उनको कामयाब करार दे दिया गया है वोटों की रिकाउंटिंग में। और यहाँ से जो पहले बिलाल एजाज थे वो 7,791 वोटों से जीते हुए हैं और रिकाउंटिंग में 3,197 वोटों से हार गए। और ये जो आप देख रहे हैं फॉर्म 47, नया फॉर्म 47, इसका दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें ये जो 10,000 वोटों का फर्क पड़ा है ये वो सारे 10,000 वोट हैं ये जो मुस्तरद हो गए हैं। यानी बिलाल एजाज के 10,000 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया है रिकाउंटिंग में और उसके नतीजे में जो ज़ाहिर फिगर्स चेंज हो गए और हार गए हैं। अब इसके नतीजे में आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की तरफ से खासा जो है वो एक तरह से गुस्से का इजहार किया गया है और असद कैसर साहब ने कहा कि मुज़ाहमत की अब सियासत करेंगे, हमें दीवार से के साथ लगाया जा रहा है। वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या बातचीत हुई है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो उमर अयूब साहब ने कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि एक डील हो गई है नून लीग की हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के चीफ के साथ कि आपको सफ़ीर लगा दिया जाएगा लेकिन 20 सीटें हमें जो है वो कम करके दें। तो इस पर आज बड़ा सख्त रद्दअमल भी आया है। हसन और हुसैन नवाज को आज अदालत से रिलीफ मिला है, उनकी जमानतें हो गई हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा बानो साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ैन कुरैशी साहब, ये जो फैसला आज आया है पेशावर हाई कोर्ट से, मायूस कुन फैसला है या आपकी लीगल टीम ने इसको सही नहीं लड़ा? कल अदालत ढूंढती रही वकला को, आज अली जफर साहब पहुंचे तो सही लेकिन अपना नुक्ता जो है वो अपना पॉइंट रजिस्टर नहीं करवा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पे दावत दी। आज जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है वो एक सेटबैक ज़रूर है, बट हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे सुपीरियर कोर्ट के अंदर। हमारा इसके ऊपर एक बड़ा बुनियादी सा मौक़िफ़ है, वो ये है कि SIC को आप कौमी असम्बली में तस्लीम कर रहे हैं। आप अभी भी कहते हैं कि हम 84-85 मेंबर SIC के बैठे हैं, तो इलेक्शन एक्ट, लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाना इस वक्त भी तो आपके नामों के आगे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं लिखा हुआ। नहीं, तो वेबसाइट अपडेट नहीं हुई ना। जब कौमी असेंबली का स्पीकर हमें मुखातिब करते हैं तो SIC करके करते हैं। जब हम स्पीकर का इलेक्शन लड़ते हैं, जब हम वजीर आजम का इलेक्शन लड़ते हैं, जब हम सदारती इलेक्शन में वोट देते हैं, SIC करके देते हैं। बाकी सारी अब आपने जो स्टैंडिंग कमेटियां बनानी है उसमें फैसले करने हमें SIC का हिस्सा बना के दे रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट को अपडेट नहीं किया, अपडेट तो रोजाना हो रही है, लेकिन ये वाला कॉलम अपडेट अगर नहीं हो रहा तो ये कोताही इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। अगर इलेक्शन कमीशन की कोताही आपको मैं गिनाने बैठूं तो आपका सारा प्रोग्राम उसमें चला जाएगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारा उसमें मौकिफ है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो आईन पाकिस्तान को ओवररूल नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान बहुत क्लियरली कहता है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो खवातीन की हो, खा वो नॉन मुस्लिम्स की हो, उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करना चाहिए उन पार्टियों को जिनको पाकिस्तान में वोट मिला। अब हमारा मौक़िफ़ उसमें यह है कि हमें एज ए जमात पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है। That has to be proportionally reflected in। लेकिन आपको बतौर जमात तो वोट नहीं दिया। मैं उस पर आपको, आप तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े। वो आजाद उम्मीदवार, फिर हम एक जमात में आ गए ना। आज जिस जमात में आप गए उस जमात ने बतौर जमात हिस्सा ही नहीं लिया। नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी भी मिसाल मौजूद है और उसकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। उसकी भी मिसाल मौजूद है। 2018 में जो BAP की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई लिस्ट नहीं दी हुई थी, जब आजाद उम्मीदवार उनकी जमात में गए और उनके 4 मेंबर पूरे हो गए तो उनको एक रिजर्व सीट मिल गई थी, क्योंकि वो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो बन रही थी। कहने का मकसद ये है, जो समझने वाली बुनियादी बात है, आज की तारीख में जब आप फैसला करें रिजर्व सीट्स का, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 84 से ज्यादा मेंबर कौमी असेंबली में बैठे हैं। ये पहला नुकता आ जाता है।
अब फर्ज कर ले कि आपने कहा कि जी आपका कोई वजूद नहीं था, आपको नहीं आर्टिकल 104 के तहत आपको सीटें नहीं मिलती, तो अगर हमें ये सीटें नहीं मिलती वो एक बात है, लेकिन इन सीटों को बाकी जमातों में इनका बंदर बांट कर देना, इसका क्या जवाब है? ये किस कानून के तहत किया जा रहा है? क्योंकि कानून तो इसमें बहुत क्लियर है, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उन जमातों को उनके हिस्से की सीटें मिल चुकी हैं। अब हमें हमारे हिस्से की सीट मिले ना मिले वो सब जुडिस मामला है, वो कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन उन सीटों पे जहां पर पहले पेशावर हाईकोर्ट से ही स्टे हुआ था, आपने देखा कि माइनॉरिटी के मेंबर्स को भी और खवातीन को भी हलफ दिए जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर गलत है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं देनी तो ये सीटें बाकियों को भी नहीं देनी चाहिए। असूल ये कानून ये कह रहा है। लेकिन इसका जवाब मौजूद है कामरान मुर्तजा साहब के पास, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन में भी खड़े हुए थे, अदालत में इस नुक्ते पर बहस कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर हमारी नहीं बनती तो आपकी कैसे बनती हैं? फिर आपकी भी नहीं बनती, क्योंकि आपकी तो जो तनासुब है जीत का, उससे ये बढ़ जाती हैं सीटें। क्या आप तो डिजर्व ही नहीं करते? देखिए, बात यह है कि अगर किसी ने किसी गलती की इस्लाह करनी हो तो पहले उस गलती को मानना जो है जरूरी होता है। ये गलती इनके पार्ट पे हुई है और अब उसको ना माने या मीडिया में ना माने तो वो भले इनका ऑप्शन है, वो इनको जबरदस्ती कोई नहीं मना सकता। मगर इस वक्त चलिए मेरी बात भी ना माने कि मेरा जो ना मैं एक तो यूआई से मुतल्लिक हूँ, इसलिए मेरा स्टेटमेंट जो है या मेरा कुछ कहना जो है वो मैं बाइस स्टेटमेंट हो सकती है मेरी। मगर इस वक्त 2 फोरम्स पे कम से कम ये मामला डिसाइड हो चुका है। कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है। अब इसकी मिसाल 2-3 दफ़ा मैं पहले भी दे चुका हूँ। अगर आप कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, आप एक किसी मखसूस सीट के अगेंस्ट पेपर ही आपने फाइल नहीं किए और उसके बाद आपका ये कहना कि जी नहीं इसमें तो मेरी रिप्रेजेंटेशन बनती है। देखिए 2 कैटेगरीज में इसको तकसीम कर दीजिए। एक जनरल सीट है, अगर जनरल सीट को लेंगे तो जिन लोगों ने पेपर फाइल किए हैं कट ऑफ डेट के लिए वही सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं। भले जो है ना किसी की बहुत पॉपुलैरिटी हो मगर उसने पेपर फाइल ना की हो, वो उस कंटेस्ट में शामिल नहीं है। इसी तरह से स्पेशल सीट पे, रिजर्व सीट्स में भी एक कट ऑफ डेट है और वो कट ऑफ डेट 3 दफ़ा रिपीट हुई है 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन को, जिसको इन्होंने कंसीड किया हुआ है, जिसको इन्होंने माना हुआ है, जिसके तहत बाकी सारा इलेक्शन इन्होंने लड़ा हुआ है। इनकी नॉलेज में वो कट ऑफ डेट थी रिजर्व सीट्स के लिए। उस कट ऑफ डेट पे उन सीट्स के लिए अगर किसी ने कोई लिस्ट फाइल नहीं की है, लिस्ट फाइलिंग जो है ना वो उसके लिए कट ऑफ डेट है। अगर फाइल नहीं की है तो देन जो है ना ये आउट हो जाते हैं। इस पे पहले से एक जजमेंट भी मौजूद है। इसी रीसेंट इलेक्शन के हवाले से बलूचिस्तान से एक मिनॉरिटी का पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट था पसुमन, उसके पेपर्स ठीक थे, उसने टाइम पे पेपर फाइल किए मगर लिस्ट में जो है ना वो उसमें मौजूद नहीं था। जब लिस्ट में मौजूद नहीं था अप टू सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उसके पेपर्स भी तो जब एक तरह से होती है तो फिर उस गलती को तस्लीम कर लें कि वो गलती हुई है। अब कहते हैं कि जी नहीं चले हमारा हक नहीं बनता तो किसी और का हक भी नहीं बनता, वो गलतफहमी है। गलतफहमी इसलिए है या गलत आया गया वो इसलिए है कि वो सीटें उन्होंने लेनी है जो कंटेस्टिंग पार्टीज थी। कंटेस्टिंग पार्टीज उस वक्त कौन रह गई हैं? जो रह गई हैं उनके दरमियान वो नहीं है। जिसने पेपर ही फाइल नहीं किया उसके लिए वो डिजर्विंग नहीं है। तो एक गलती है, गलती हुई है, मान लें। पहले तो ये है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इस बात पे तो कंसेशन इनका आ गया, इंडिपेंडेंट थे या कोर्ट की जजमेंट आ गई तो उस इंडिपेंडेंट के लिए कोई राइट नहीं बनेगा। अब जिसमें जाके शामिल होना था वो उस वक्त शामिल होते वक्त उन प्रोविजंस को एग्जामिन नहीं किया गया, भले उसमें बाप पार्टी वाला सही, बिल्कुल ठीक है। चलें, बिल्कुल सही है। कामरान साहब आप कह रहे हैं कि गलती हुई है, इसको तस्लीम करें। ये मैं जैन साहब से पूछता हूँ, लेकिन सायरा बानो साहबा ये आपके ख्याल में बाकी सियासी जमातें, अब जाहिर है उनको अगर ये निशस्तें जा रही हैं और 2 फोरम्स से ये डिसाइड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम रह गया है, तो ये मामला ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, आपके ख्याल में भी गलती हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से? क्योंकि ये ऑप्शंस मौजूद थे इनके पास ऐसी जमातों की जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जिस तरीके से बंदर बाट हो रही है वो तो ऐसे लगता है जैसे माले गनीमत लूटा जाता है वो। बाकी रही गलती हुई है, गलती इन्होंने पेपर जमा करवाए या नहीं हुए, गलती यहाँ से शुरू नहीं हुई, गलती तब से शुरू हुई है जब से सींग गड़ाए थे। ये मैं नहीं कह रही,
समझने वाले ये समझते हैं कि यहाँ से इस पार्टी की गलती हुई है। अब वो गलती दर गलती, अब ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं या जितने फैसले, ये सब फैसले लिखे रखे हुए थे। इसको सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से डिलीवर करना था, जो कि वो ग्रेजुएट डिलीवर कर रहे हैं। बाकी ये जिस तरीके से ये चीजें डिजाइन हुई थी, ये उसी पैटर्न के ऊपर ये सारा मामला चल रहा है कि एक पार्टी को कैसे दीवार से लगाया जाएगा, कैसे होगा, कैसे उलझाया जाएगा, कैसे फिर अभी सेनेट के इलेक्शन होंगे जिसमें एक बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होगी। तो अब इसमें किसके साथ क्या ज्यादती करते हैं, रिजर्व सीट किसी पार्टी की ली जाती है, उनसे निशान ले लिया, उनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया। अभी आपने कहा कि वो नारा साहब का वो 7,000 वोट उस बंदे के कम हो गए। अभी ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, 1 लाख वाले को 10,000 कर दे, 10,000 को 1 लाख कर दे। तो जो एजेंडा है वो बहुत वाज़ेह है मेरी नजर में। तो इसलिए मुझे जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे सवाल का जवाब देते हुए हंसी आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ लिखा महफूज है, सिर्फ वक्त पर डिलीवर होगा। खाम में आप और हम थक रहे हैं, और इस रमजान के बाबरकत महीने में अच्छी लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है? ये जो सीट्स आप कह रही हैं कि आप अभी आपने, मैं इस पर हम मजीद तफसील से बात भी कर लेते हैं वैसे, लेकिन एक एक सीट करके अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो इससे ना हुकूमत को कोई फर्क पड़ रहा है, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई खास फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ना इससे ये वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे या उससे वो वज़ीर आज़म मजीद वज़ीर आज़म नहीं बन जाएंगे। ये क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? फिर सबसे जिद और अना आपने देखा तो है कि किस किस्म के लोग मुसल्लत हैं। अब तो मुझे अपना आप भी बीमार फील हो रहा है, क्योंकि बीमार हुक्मरान जब मुसल्लत करते हैं तो फिर कौम भी बीमार ही होती है। और जिस किस्म का अगर आपने ये पंजाब में देखें कि खुदा जाने के वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर क्या वो चल रहा है। मैं रज़िया सुल्ताना तो अच्छी थी, क्या झांसी की रानी बोलूं या क्या बोलूं। ये एक अना है। इस दुनिया में जितने भी आप मसले देख लें वो सब अना के हैं, चाहे वो फलस्तीन का हो, कश्मीर का हो या अफगानिस्तान जंग का हो। यहाँ पर भी अना ही है कि कुचलना है, कि बस ये बताना है कि ये पार्टी के जो 17 सीटों का दाग है चेहरे पे, माथे के ऊपर, वो किसी तरीके धुल जाए। अब वो तो नहीं धुलेगा 17 सीटों वाला। और जो सही है। चलिए, ये जो नारा साहब वाला इलेक्शन है, जरा इसके कुछ फॉर्म, एक मिनट दे मुझे जी चलें कह दें। कामरान भाई जो बात कर रहे हैं ना जी, 1 मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट सेक के लिए इनकी बात मान लेते हैं। हाँ। जो इन्होंने पहली बात की कि जी इनसे गलती हुई, इनसे टिकटें नहीं मिली, ये भी आपको जस्टिफाई नहीं कर सके कि जो सीटें अगर रह जाती है 23 सीटें तो उनका बंदर बांट बाकी जमातों में कैसे कर सकते हैं। जो मैं आपको पहले बात कर रहा था ना, बुनियादी सी बात है, आर्टिकल 51 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि ये रिजर्व सीटें आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे मिल सकती हैं। अच्छा, आप बात करें कि फायदा क्या होता है, मेरी यार सुने, आप बात करें फायदा क्या हो रहा है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है उनको। वो तो 2 तरह अक्सरियत की तरफ जाना चाह रहे हैं ये सीटें लेकर, वो अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। ये एक सीट जो रिकाउंटिंग होकर ऐड हो रही है, कतर कतर से दरिया बनता है ना। बट कहने का मकसद ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनकी हैसियत तो कोई नहीं है ना जब तक वोट ना पड़े। अब जिस जमात को जितना वोट पड़ा, पाकिस्तान के अवाम ने जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट कर दिया, हमें मेरा हिस्सा मिल गया, आपको आपका हिस्सा मिल गया, तीसरे को तीसरे का हिस्सा मिल गया, तो उस हिस्से से जब तजावुज करेंगे आप तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया ना। कहानी अवाम के दिए हुए मैंडेट की है, उस मैंडेट को आप प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनॉरिटी और विमेंस की रिजर्व सीट्स में। तो जब वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनी हद से बढ़ेगी वो गैर कानूनी हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 1 मिनट के लिए ये फैसला कर लें कि जी SIC को उनके हिस्से की सीटें नहीं मिलनी चाहिए, तो आपकी बात खाली रहना चाहिए, नामुकम्मल रहे, फिर इसके ऊपर फिर या तो कोई रूलिंग दे। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि हमने ऐवान को मुकम्मल करना है इसलिए हम उनके हिस्से से बढ़ के उनको सीटें देने लगे हैं क्योंकि वही पार्टियां जो फील्ड में है, ये गलत बात है। और इसी चीज नहीं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकती है ना कि जो रिजर्व सीट्स मुकम्मल हैं वो उन सियासी जमातों का हिस्सा बनती है जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। नहीं, क्योंकि उन सियासी जमातों को उनके हिस्से की बात फिर हिस्सा तो नया बनेगा ना सर। तो जब आपको नहीं, बात फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना होती, अगर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती तो आपकी बात ठीक होती। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि प्रोपोर्शन ऑफ द वोट दैट दे हैव गॉट, यानी कि अगर उनको 10% वोट मिला है तो उनको 10% ही मिलनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक जमात का 10% हमने काम कर लिया तो उसको 2% बाकी 4 जमातों को बांट देंगे, ये नहीं हो सकता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो सीटें आप और जीते हैं, उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अगर ऐवान का डेमोग्राफिक चेंज होता है, अगर उसके अंदर मेजॉरिटी चेंज होती है तो फिर वो ऐवान रिफ्लेक्ट नहीं करता
पाता उस वोट को या उस मैंडेट को जो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दिया था। सही है, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया था उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी गलतियां भी हैं जो अब एक एक करके ठीक हो रही हैं। मसलन ये जिसका हमने इंट्रो में जिक्र भी किया था, ये हल्का जो है वो गुजरांवाला का, जिसका फॉर्म 47 आज नया जारी हुआ है, इसमें अजहर कयूम नारा साहब जो हैं उन्होंने 1,10,000 वोट हासिल किया था और चौधरी बिलाल एजाज जो हैं, ये स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, तो उन्होंने 1,06,860 वोट हासिल किए थे। तो अब ये नया फॉर्म हमारे सामने आ गया है और इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 10,000 वोट जो हैं ये मुस्तरद हो गए और 10,000 वोट मुस्तरद होने के बाद जो नया इसका रिजल्ट बना है उसके मुताबिक नारा साहब जीत गए हैं। अब ये सवाल मैं आपसे ये कर रहा था कि आपके न जाने पता नहीं कितने लोग ऐसे जाली तरीके से जीते हुए हैं मुस्तरद वोटों को अपने काउंट में शामिल करके। जैन साहब, इस तरह तो अगर ये सारे काउंटिंग शुरू हो गई तो आपके भाई इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और बदनसीबी ये है नहीं, पहले ओवरलुक हो गए थे ना मुस्तरद वोट, अब उन्होंने मुस्तरद वोटों को सही तरह पे मुस्तरद किया ना कि बिलाल एजाज साहब कौमी असेंबली के मेंबर बने हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है, उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उन्होंने वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उन्होंने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया है। उसके बाद आपको ख्याल आया नहीं ये तो मेंबर ही नहीं थे तो आप इनकी मेंबर, ये कैसे कर सकते हैं आप? ये इतना बड़ा मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो सर फिर कमाल हो गई है ना कि 10,000 वोट कम हो रहा है और वो कन्वीनियंटली उतना मार्जिन बन रहा है जितना दूसरे को जीतने के लिए चाहिए। हमारी तो आपसे आस की है, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे 80 से ज्यादा ऐसे मेंबर हैं जो फॉर्म 45 के ऊपर बने हुए हैं। आपका फॉर्म 47 जो है वो चेंज होके आ जाता है और आ जाता है और आप बंदे को डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस पर बड़ी आसान बात है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है इसी के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें, हम आपको फरिस्त दे देते हैं उन अपने हलकों की जो हम समझते हैं। इमरान खान साहब ने पहले 4 हलकों की बात की कि इन 4 से शुरुआत कर दो, जिसमें उन्होंने 2 लाहौर के मियां नवाज शरीफ वाले हल्के की बात की है, लाहौर वाले हल्के की बात की है और एक ये इस्लामाबाद वाले हल्के की बात की है। और इसके साथ साथ हम आपको 20 हल्कों की लिस्ट दे देते हैं जो हम समझते हैं फॉर श्योर 100% जिनके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। 2 मेरे पास मुल्तान के हल्के, इसको आपके फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन नहीं मानता ना। कल देखें आपके जो डीजे खान साहब, मोहम्मद खान साहब, एक अली मोहम्मद साहब आए हुए थे कल इलेक्शन कमीशन के बाहर, मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो ये कह रहे थे कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया हूं, इलेक्शन कमीशन, बल्कि मैं चाहूंगा इसका जवाब कामरान मुर्तजा साहब दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपके फॉर्म 45 को नहीं मानते, हम उस फॉर्म 45 को मानेंगे कानूनी तौर पर जो हमने अपलोड किए हैं। तो मेरा सवाल अब कामरान मुर्तजा साहब ये है, कामरान भाई से सवाल करने से पहले, हाँ, जो उन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए थे इस पे आ जाए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 लोड किए थे उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज निकली हैं, सलमान अकरम राजा साहब का हल्का लाहौर का आपके सामने है, उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने उनके अपलोड किए हुए फॉर्म 45 के अंदर भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई है, उसको मान ले चले। दूसरी बात है हमारा फॉर्म 45 यार हम घर से थोड़ी लेके आए हैं। हाँ। फॉर्म 45 वो है जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दिया। बिल्कुल सही है। चलिए सर, ये कामरान मुर्तजा साहब ये बताएं कि एक वो फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, तो फिर वो फॉर्म 45 जो एक उम्मीदवार के हाथ में है, क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बचती? वो खत्म हो जाती है कानूनी हैसियत, या अभी भी वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सकता है, एक उम्मीदवार कर सकता है उसको? तो इस बात को क्लियर कर दूं, जो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 की जो इंटरप्रिटेशन की है वो दुरुस्त नहीं हुई, इसको एक दफा फिर जाके घर में गौर से इसको पढ़ें। उसमें जो ना इन अकॉर्डेंस विद लॉ की बात हुई है और जो लॉ क्या है वो उसमें इलेक्शन एक्ट है, वो सेक्शन 104 है, इसको मिला के पढ़े। गलती हुई है, जीते गई है मगर गलती हुई है लीगल साइड पे। खैर इस बात को छोड़ दीजिए, अदालतें फैसला कर देंगी, जो भी करना होगा। एक अदालत रह गई है वो भी कर देगी। फॉर्म 45 में मसला ये है कि फॉर्म 45 जो है जाली भी है। बाज़ औक़ात ये है, मैं चूंकि ये केसेस कर भी रहा हूँ और काफ़ी तादाद में कर रहा हूँ, तो कभी तो लिटिगेंट के पास जो है ना फॉर्म 45 जो है वो जाली है और कहीं जो अपलोड हुए हैं वो भी जाली है, उसमें भी गड़बड़ है। और अब उसका जो बेहतर तरीका ये है कि 10 हल्के जो है ना वो खुलवा दें और उसका ऑडिट करवा लें। ये हमारा भी मुतालबा है कि 10% हल्के जो है ना वो उसके हम किसी फार्मूले पे पहुंच जाएं। ये मुफाहमत की बात करते हैं और जरदारी साहब के बारे में कहा गया कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो मैंने उन बादशाह सलामत के लिए ये तजवीज़ रखी है कि बादशाह सलामत ये 10% हल्के जो है ना वो पार्टियां मिल के बैठ के फैसला कर लें, वो खुलवा लें। कुछ खैबर पख्तूनख्वा में खुलवा लें, कुछ पंजाब में, कुछ सूबा बलोचिस्तान में और कुछ सूबा
सिंध में आपको पूरे रिजल्ट पता हो चल जाएगा। अगर फर्ज कर लीजिए, मतलब मेरी बात या तो गलत हो सकती है या दुरुस्त हो सकती है, बाकी टर्नओवर पूरा करने के लिए हम इनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। और अगर उनकी बात गलत हुई, अगर वो 10% हल्के जो खुलेंगे उसमें ये रिजल्ट जो है वो मेंटेन ना हो सका, सस्टेन न कर सका, तो देन जो है वो गवर्नमेंट को स्टेप डाउन होना चाहिए और उसके बाद नए इलेक्शन होने चाहिए, फेयर और फ्री, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हमारा भी मुतालबा है और इसके ऊपर जो है हम एग्री करते हैं। बात बहुत आसान है, कोई इतना कोई हमको कोई ना मुल्क से दुश्मनी है ना कोई निज़ाम से हम कोई इनकलाब लाना चाह रहे हैं, मगर कम से कम जो भी इलेक्शन हो फेयर और फ्री हो और उसके नतीजे में जो भी आए हम सबको उसको कबूल करना चाहिए, और इसका आसान सा तरीका इस वक्त यही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इलेक्शन के असद कैसर साहब, एक तो उन्होंने बड़ा सख्त रद्दअमल जाहिर किया है ये इस मामले पर, ये जो आज रिकाउंटिंग हुई है, और एहतजाज करने का ऐलान किया है, और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी सख्त रद्दअमल जाहिर किया है उमर अयूब साहब की बात पे। इन पे भी बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं। असद कैसर साहब ने आज मीडिया टॉक करते हुए मुजाहमत का ऐलान किया है, तहरीक चलाने का ऐलान किया है। सुनिए असद कैसर साहब ने क्या कहा है। बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं, हम मुजाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी एमएनएज होंगे भी, तो कोई भी हुकूमत में तो वैसी भी अब नहीं है, वो हम इस किस्म की खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुजाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनका बाप का मुल्क नहीं है, कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार है आपके साथ, हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की, हर चीज वो कह रहे हैं एक चीज की, और आप कह रहे हैं कि हम मुजाहमत करेंगे, लेकिन सायरा बानो साहबा ये इस वक्त मुल्क का मुतहम्मिल तो हो नहीं पा रहा किसी एहतजाज का, हालात है नहीं, इकॉनमी ख़राब है, IMF का प्रोग्राम आना है, चीज़ें कंसेंसस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हैं, सब लोगों का मिलकर आगे मुश्किलात से मुल्क को निकालना, जो रोज़ हम बातें सुन रहे हैं कि आइए मिलकर मुश्किलात से निकालें, तो ये फिर ये कैसे, यानी एक तरफ मुजाहमत हो रही होगी, एहतजाज हो रहा होगा, सड़कों पर निकले होंगे, ये मसाइल कैसे हल होंगे फिर मुल्क के? असदुल्ला खान साहब, तो जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक, इस नहज पे पहुंचाए, तो उन्होंने सोचना था ना। आप एक तरफ एक पार्टी को पांव के नीचे दबाया भी हुआ है, दूसरी तरफ आप उनको मुफाहमत का पैगाम दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उनकी जो एक रिजर्व सीट का हक था वो भी ले लिया, निशान ले लिए, उनके कायद से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके लीडर को जेल में ऐसे वो कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर इस किस्म की बातें। यहाँ पर तो हमने सुना था कि किसी की मर्जी के बगैर ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। जो हमारी टैक्स पे दुनिया जहान की एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, तो कोई कैसे बारूद और नक्शे लेके जी अडयाला जेल के ऊपर नक्शा था और वो हमला करने आ गया। दूसरा जो उन्होंने कहा है जो होगा, तो एहतजाज पूरे अमन एहतजाज हर पार्टी का हक होता है, जब आप उस हक को रोकेंगे तो देखिए मुजाहमत होगी। आज पूरी कौम सवाल कर रही है, मैं आपके तवस्सुत से, इस चैनल के तवस्सुत से मैं भी सवाल कर रही हूँ कि खुदा के वास्ते मुझे बता दें कि जीता कौन है। यहाँ पर तो मुझे यही नहीं पता चल रहा कि कौन सी पार्टी जीती है। आपने जबरदस्ती, जैसे वो होता है ना अक्सर मूवीज में देखते हैं कि भागम भाग में फेरे भी हो गए और मंगलसूत्र भी पहना दिया, यहाँ पर आपने 17 सीटों पे स्पीच करवा दी और उसके बाद ये हुकूमत भी बन गई और ओहदे भी बट गए। और आज एक ड्रामा क्रिएट हुआ था इरसा के चेयरमैन का कि जी ये पहले सब कुछ तय था कि ये जी इरसा के जो चेयरमैन है उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने मना किया, फिर उसके बाद चेयरमैन चेंज हुआ, फिर यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक दूसरे को वाह वाह करने के लिए वो नोटिफिकेशन वापिस हो गया। अगली दफा जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा और नोटिफिकेशन होगा। तो वो मैंने तो सुबह ट्वीट भी की थी कि रेडी फॉर ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, कि जिस तरीके से ये हो रहा है। तो देखिए अब मुल्क के वसीतर मुफाद की जो टेप है ना, वो हमारे मुंह पे ना लगाए, ना हम इस लाश को कंधे पे उठा के चलेंगे। कोई मुल्क का वसीतर मुफाद नहीं होता, इन्हीं का मुफाद सामने होता है जो इन्होंने ये बात करते हैं कि मुल्क के वसीतर मुफाद में।
बाकी मुल्क की मईशत खराब है। बात प्लीज 1 मिनट, 76 साल से मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मईशत किसने सही करनी है? आपने इनके कंधों पे हाथ रख के आपने इनको यहाँ पर बिठा दिया और फिर आप बेहतरी की तवक्को करते कि यहाँ पर मुल्क की बेहतरी हो और उसके बाद फिर जिनके साथ ज्यादती हुई है वो खामोश रहे। नहीं जी, खामोश नहीं रहा जाएगा। ये बहुत पुराने वाला जमाना नहीं है ये। अब यहाँ पर वैसे भी दुनिया बदल चुकी है, अब लोग सवाल करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें ठीक है सायरा साहब, लेकिन मसला इसमें यह ना कि आप जिस तरह से कैसर साहब कह रहे हैं एहतजाज होगा, आप कह रही हैं उनको सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट कर रहे हैं और आप समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें जैसा मसला ये है कि अभी आपने देखा कि पंजाब में एहतजाज करने की कोशिश की तो गिरफ्तारियां अमल में आई। कारकुनान पिछले 2 साल से आपके जो है वो मारे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां भुगत रहे हैं। आप कितना अरसा ये सड़कों की सियासत कर सकते हैं? कहीं इसके नतीजे में सियासी तौर पर आपको मजीद नुकसान तो नहीं होगा? असदुल्ला खान साहब, अभी कौम पूरी तरह जागी नहीं है। अगर आप मुझसे सवाल पूछे, कौम जागी नहीं, ये तो आप जाहिर एक पार्टी के लोग निकलते हैं। जिस वक्त हमारी ये सोई हुई कौम यकजां होकर एक जो ये हजूम है कौम बनकर निकली ना, तो फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जी चले, मैं सायरा की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। देखें, सवाल ये नहीं है कि आप कितने दिन और चल सकते हैं, सवाल ये है कि एक असूली मौकिफ है। ये और बात है कि पंजाब में एक फैशिस्ट हुकूमत आपने बिठा दी है और जो कुछ पंजाब में जिस किस्म का जुल्म बर्पा किया जा रहा है वो आपके सामने है। लेकिन आपने सियासी असरात भी तो देखने हैं ना, आप अपनी किसी भी मूवमेंट की। लेकिन सर आपने एक मूवमेंट चलाई है, उसके नतीजे में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े हैं। असूली मौकिफ से तो पीछे नहीं हट सकते ना। हमारा मौकिफ बड़ा क्लियर है, हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डला है। हमें 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके वोट दिया। किसी को बैंगन के निशान पे दिया, किसी को जूती के निशान पे दिया, किसी को चिमटे के निशान पे दिया। तो उन्होंने बड़ी मुश्किलात को सामना करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जिताया है। ये उनका कर्ज है हमारे ऊपर। तो ये नहीं है कि अगर हमारे पे पंजाब में ये सख्ती कर रहे हैं तो हम अपने मौके से पीछे हट जाएंगे। हमारा मौकिफ कायम है, हम उस पर डटे हुए हैं। अब जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप भूल जाए कि हम किसी सियासी जमात का हिस्सा है, हम पाकिस्तान के शहरी तो है ना। असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की आम शहरी की अक्कासी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अब लोग फील कर रहे हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है, उनके साथ ज्यादती की गई है। आपको अभी कामरान भाई ने कह दिया, चलो कामरान भाई की बात ले रहे थे, उन्होंने कहा जी मफाहमत का बादशाह है आसिफ जरदारी, ये हुकूमत मफाहमत की बात कर रही है। इनके कॉल और फेल में तजाद है। ये बातें मफाहमत की करते हैं लेकिन हरकतें इनकी उसके बरक्स है। मगर उनकी दावत का जवाब ही नहीं दिया ना, उन्होंने कहा मिसाके मुफाहमत करते हैं। मेरी अर्ज को सुन लेना। आपको अभी सायरा बानो ने खुद गिनवा दिया कि एक जमात है जिसका निशान ले लिया गया, जिसके प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, जिसकी दरखास्तें जमा ना कराने दी गई, जिसको निशान ना लेने दिए, जिसके लीडर से उसको मिलने के लिए 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी है। ये वो चीजें हैं जो आपको मफाहमत से दूर लेके जाती हैं। बातें आप कर रहे हैं मफाहमत की, लेकिन हरकतें आपकी उसके बरक्स है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन जो पाबंदी की यही मेरी अर्ज सुने, उसमें देखें ना एक थ्रेट मौजूद है। अगर खुदा ना खासा कुछ होता है तो आप कहेंगे ना कि जिस पे आपने इकदाम जरा पॉइंट अपना कंप्लीट करने दें। यही असद कैसर साहब हैं जिन्होंने पार्लियामान में पहले दिन खड़े होकर तकरीर की थी, तो इन्होंने सबसे पहले हाथ आगे किया था। इन्होंने कहा था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मफाहमत के खिलाफ नहीं है, हम हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, हम एक क्रेडिबल ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। हमारी शराइत क्या है? हमारी शराइत ये है कि हमारा मानना है हमारा मैंडेट जो है चुराया गया है। हमारा मैंडेट जो है, जिसकी बात आज कामरान भाई ने भी कर दी, चलो एक बात तो हम जो है मुत्तफिक हो गए हैं कि वो 10% कह रहे हैं, हमने कहा कि जी 20 हल्के खोल दे। बात कहानी वहीं पे आ जाती है। जब तक आप इस चुराए में मैंडेट का अजाला नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की मफाहमत नहीं कर सकते। मेरे घर पर डाका डाल दिया, आप मुझे कह के कल सुबह चोर सड़कों पर निकल के 20 हल्के खुलवा लेंगे। सर हम सिर्फ सड़कों पर नहीं निकल रहे, हम सबसे पहले कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम गए, वक्त आने पर सुप्रीम पेशावर हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए। अब हम अपना जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं। अगर हमें इस किस्म के फैसले, आप देखें ना इलेक्शन कमीशन जिस किस्म के फैसले कर रही है, यकतरफा फैसले कर रही है, वन साइडेड फैसले कर रही है, हाईकोर्ट ने भी तो वही फैसला किया ना 5 जजेस ने। ये है तो हम अपनी कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम अगर वक्त आने पर अपना स्ट्रीट एजिटेशन अगर हमें करनी पड़े वो भी करेंगे। क्यों? ये कोई हमारी अना की जंग नहीं है, ये कोई सीटों की जंग नहीं है, ये एक बुनियादी जंग है उस पाकिस्तानी शहरे की हकूक की जिसको आपने सलब किया है इस मैंडेट को चुरा के। तो उसके अंदर हमें जो है इनकी जो बर्बरियत फेस करनी पड़े, हमें पंजाब सख्ती हम हर चीज के लिए तैयार है। कितना आपके ख्याल में एज ए लीगल एक्सपर्ट, ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है,
आप क्या इस केस का मुस्तकबिल देखते हैं? ये तकसीम वाला जो मखसूस नशस्तों की तकसीम आपस में हुई है तमाम सियासी जमातों में और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली। वो जब आज ये केस आर्गू किया जा रहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो यही कहेंगे काउंसिल के पार्ट पे, तो उन्होंने उस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट का था, उन्होंने कहा कि जी आपने बहुत तारीखी फैसला किया था, मगर वो फैसला जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में सेट असाइड हो गया। तो आज जिस फैसले को तारीखी यानी सेट असाइड हुए फैसले को तारीखी फरमा रहे थे और उसकी फिर सेटिंग साइड हो गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहेंगे कि उससे भी ज्यादा तारीखी फैसला था ये। इसमें ऐसा है कि ये पहली दफा नहीं हुआ जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में। हमारा मसला ये है कि जब हमारी पार्टी के साथ होता है उस वक्त हम रोना धोना भी करते हैं, चीख पे चिल्लाते भी। ये बात नून लीग के साथ भी सेनेट इलेक्शन उस वक्त जो है ना वो मेरे इस तरफ के जो दोस्त भाई हैं बहनें हैं वो खुश हो रहे थे कि जी नहीं वो दुरुस्त हुआ है, मगर उस वक्त भी गलत हुआ था, शायद आज भी दुरुस्त नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है ना वो दुरुस्त करने की जरूरत है, निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम जिस वक्त हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं वो सच हमें एक्सेप्टेबल होता है जो हमारे अपने मफाद के मुताबिक हो, और जो हमारे मफाद के मुताबिक नहीं होता वहां हम जो है ना वो बात को कबूल कर जाते हैं। इस रवैये को तब्दील करना चाहिए और इसके साथ मुल्क के निज़ाम को भी यकीनन तब्दील करना चाहिए। हम हर वक्त उस वक्त हम एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं जब वो हमारे साथ नहीं मिली होती। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ जो भी पावर में आया या इक़्तिदार में आया उस एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ आया। आज तक पाकिस्तान की तारीख यही है, या वो खुद इक़्तिदार में रहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ जो भी पावर में रहा, और जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज हुई तो रुसवा होकर निकाला गया। ये हमारी तारीख है, ये 76 सालों की। हम गलती को मानते नहीं, हम हमारी सारी उंगलियां जो है ना, एक उंगली की बजाय सारी उंगलियां जो है बल्कि पूरा हाथ दूसरों की तरफ उठता है, अपनी तरफ हम जो है ना बिल्कुल नहीं देखते। ये मसला है। लेकिन कामरान साहब ये जो बार बार ज़ैन साहब बात कर रहे हैं, क्या ये भी एक गैर मंतकी सी बात नहीं लगती कि एक सियासी जमात 5 सीटें जीती है और उसको 8 सीटें या 10 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीट्स मिल जाएं, तो ये नुमाइंदगी वो उसकी जो असल रूह है कानून की उसके मुताबिक तो फिर नुमाइंदगी नहीं मिल रही ना मखसूस नशस्तों पे, कि 5 सीटें आप जीत रहे हैं और आपको मजीद 10 सीटें मिल रही हैं। अब इसकी मिसाल और दे देता हूँ आपको। आप इसकी मिसाल ये है कि मैं इस्लामाबाद का रहने वाला नहीं हूँ और मेरे पास यहाँ का प्रपोजल और सेकंड और अगर फर्ज करें 2 बंदे दस्तयाब हों या मेरे अपने कोई अजीज रिश्तेदार हों जो यहाँ के रहने वाले हों और मैं यहाँ पेपर फाइल करूँ और वो कोई पेपर फाइल ना करे उस तारीख तक, और उसके बाद मुझे अनअपोज कानून के मुताबिक मुझे अनअपोज डिक्लेयर करना पड़ेगा ना जी। तो जब मैं उस वक्त अनअपोज डिक्लेयर हो जाता हूँ जनरल सीट पे, जनरल इलेक्शन में या किसी बाय इलेक्शन में, तो ये मामला भी इसी तरह से है कानून के मुताबिक। आगे आप इस जी कॉन्स्टिट्यूशन की उस रेलेवेंट को तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। जिसने कंटेस्ट नहीं किया उसको वो चीज नहीं मिल सकती है। कानून का मतलब है अगर मिल सकती होती तो इनको मिल चुकी होती, या इनको अगर उसके ऊपर वो काम करने से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जाने से पहले जो है मुझे ये इनका हक जिसके साथ मर्जी जाए, मगर उससे पहले सिर्फ जो है ना 2-4 प्रोविजंस को देख लेते तो मेरा ख्याल है कि मामला आसान हो जाता। सही है, आप समझ रहे हैं कि इन्होंने सियासी तौर पर गलत फैसले लिए। अब ये जी सायरा साहब जी, मैं ये कह रही हूँ कि इनको थोड़ी पता था कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, कि जो रिजर्व सीट के ऊपर ये जो सारी बातें और ये सारा चल रहा है। कानून कहाँ है कानून और कहाँ है इंसाफ? इस कानून और इंसाफ कानून के सामने आइन की धज्जियां उड़ाई गई। उससे पहले आपने, मैं एक बात भूल गई थी, आपने माशी इस्तेहकाम की बात की थी। हमारे मुल्क में 76 साल हो गए, आप बड़ी बड़ी नाम देखें तारीख में, तारीख भी खुद बनाई हुई है। आपने अभी अफगानिस्तान के जो स्टेप्स उठाए हैं आपने वो देखे हैं कि उन्होंने ईरान से गैस पाइप वो भी ले ली और पेट्रोल ये तेल की भी पाइपलाइन ले ली। उन पे वहां पर पेट्रोल किया और वो उनका हर कदम अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए है। और यहाँ पर अपने जो मुल्की खजाने को अब्बा का खजाना समझ के गट्टू के ऊपर तस्वीर लगाकर 3-3 हजार रुपए का लोगों की इज्जत नफ्स मजरू करके उनको ये राशन दिया जाता है। और यहाँ पर भी यही हाल है कि लाइनों में लगाकर बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड दिए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, खजाना मुल्क के पाकिस्तान का अवाम के टैक्सेस और अपनी तस्वीरें लगा के अपनी तशहीर करना, ये फर्क है।
अगर आप इसको मुल्क के वसीतर मुफाद बोलते हैं तो मैं तो बिल्कुल इसके साथ नहीं हूँ। अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को देख लें कि वहां पर क्या हालात है, और यहाँ पर बड़े बड़े नामवर जो बड़े वो बने हुए, वहां पर कोई मुल्क का वसीतर मुफाद नहीं है। अब आप एक प्रोग्राम इस महंगाई पर कर लें, इस अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पे कर लें कि उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जो यहाँ के अफसोस सुकरात बुकरात नहीं उठा सकते। महंगाई पर तो अवाम के अभी कड़ाके तो महंगाई ये रमजान में निकल गए हैं। इस वक्त लोगों की जो घर की रोजाना के इस्तेमाल की चीजें वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। आलू प्याज सब्जी खरीदने के लिए लोग इस वक्त परेशान हैं, और आटे की तकसीम में जो मामला हो रहे हैं। ये जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आ जाई है, मैं चाहूंगा कि जैन साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर स्क्रीन पे दिखा भी सकें आप इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में ये गुमराह कुन अफवाह कि उनको किसी बाहर के मुल्क का सफीर बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर की है और ना ही उनका ऐसा इरादा है। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे और किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। लिहाजा ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को और उसकी अफवाह को बढ़ाने वालों को तंबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। अब जैन साहब, ये कल उमर अयूब साहब ने बात की थी, एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये डील हो गई है नून लीग की और इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और आज जो है वो उसका रद्द-ए-अमल आ गया है। तो आपके पास कोई सबूत है इस इल्ज़ाम का? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उमर अयूब साहब ने बात की होगी तो जिम्मेदार इंसान है, उन्होंने ज़रूर कुछ देखी की होगी। सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ी की कहावत है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इतनी बड़ी उस पे सोशल मीडिया की बात सुन के उन्होंने कह दी। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नजरों से ऐसी कोई चीज गुजरी नहीं है, तो मैं उस पे कैसे कमेंट कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ। तो उनके पास हक है, वो उनके पास हक है, कोर्ट में जाएं। अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई बात है, वो डेफेमेशन का केस कर दें, आके अपनी वो सफाई पेश कर दें, वो अपनी सफाई पेश कर दें, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उमर अयूब साहब ने फर्ज करो को बयान दे भी दिया है और उस पर इलेक्शन कमीशन को इतना बड़ा चिट्ठा लिखना पड़ गया है, तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला होने का शक हो सकता है। नहीं, अगर कोई काला होता तो खामोशी इख्तियार कर लेता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि फिर जब होता तो फिर क्या करते। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि मेरे, जैसे मैंने अर्ज किया, मेरी नजरों से ऐसी कोई चीज नहीं गुजरी। मैं एक आज असद कैसर साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की है, जरूर की होगी, बट क्योंकि मैंने नहीं देखी तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। बट उनको पाकिस्तान में कोर्ट्स तो मौजूद है। मगर आप क्या खुद इसको रिलेट करके देखते हैं, जो आपकी रिकाउंटिंग हो रही है, 3-4 सीटों का फैसला चेंज हुआ है, ये क्या किसी ऐसी डील का शाफसाना हो सकता है? अब अगर आप मेरे से मेरी राय मांग रहे हैं तो मैं उस पर अपनी नाकिस राय जरूर दे सकता हूं कि अगर ऐसी कोई बात है कि 20 सीटों का वादा हुआ है और उसके बाद कोई ऑफर मिलनी है, तो वो 20 सीटों के तक काफिला तो रवा दवा है। 4-5 सीटें तो मेरे ख्याल से इसकी नज़र हो गई हैं, क्या पता 20 भी हो जाए। तो पॉइंट इज कि इसमें दाल में कुछ काला तो है। मैं फिर बिलाल एजाज वाली बात करूंगा कि ये कौन से कानून के तहत हो रहा है कि एक बंदा इलेक्ट हो गया पार्लियामेंट में, उसने हलफ उठा लिया है, वो उस ऐवान का हिस्सा रहा है। कई दफा हुआ है कि आप जब आपके ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं, नहीं ट्राइब्यूनल में जाना और बात है, तो इसको ट्राइब्यूनल में डालते हैं, ट्राइब्यूनल फैसला करती। आपने एक बंदे को फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 इशू कर दिया, उसके बाद वो ऐवान में आ गया, उसने हलफ उठा लिया, उसने स्पीकर का वोट कास्ट कर दिया, उसने वजीर आजम का वोट कास्ट कर दिया, उसने सदर का वोट कास्ट कर दिया, फिर आप उसको रिकाउंट में बुला रहे हैं। अगर ये चीज ट्राइब्यूनल में गई होती, ट्राइब्यूनल ने फैसला किया होता रिकाउंट का, तो फिर भी उसका जवाब बनता था। जब आप मुझे एज ए रिटर्न्ड कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुझे ऐवान में भेज रही है, इसका मतलब मेरा ये चैप्टर क्लोज हो गया है, मैं एक रिटर्न्ड कैंडिडेट हूं। अब उसके महीने बाद आपको ख्याल आए कि जी नहीं, उसको फिर रिकाउंट होना चाहिए, और यकदम से 1000-2000 की बात नहीं हो रही असद भाई, 10,000 वोट की बात हो रही है। 10,000 वोट मुस्तरद हो जाए, तो पहले मतलब है या तो पहले पीओ आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो पता नहीं क्या उन्होंने आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ था। जब 8 या 9 तारीख को मुस्तरद हुए हैं 16,000 वोट, आपको उस पर भी एतराज है? जब 20 दिन बाद मुस्तरद। अच्छा सर, अब आपने मुल्तान की बात आपने खुद की है। मुल्तान के अंदर हमारा मसला बड़ा यूनिक है। मुल्तान के अंदर NA 151 के अंदर मेहरबानों के हलके में 5,000 वोट की लीड आ रही है और 16,500 वोट रिजेक्ट हो रहा है। अब मजेदार बात यह नहीं है कि 16,500 वोट रिजेक्ट हो रहा है, कौमी असेंबली में 16,500 वोट रिजेक्ट हो रहा है। उसी कौमी असेंबली के नीचे 2 सूबाई असेंबली के हलके हैं। उन वोटर तो वही है ना मेरे भाई, वोटर तो वही है ना जिसने कौमी की भी पर्ची दी है, सूबाई की भी पर्ची दी है। तो जो 2 सूबाई हलके हैं उनका मजमुआ रिजेक्टेड वोट 4,000 है।
वही लोग कास्ट कर रहे हैं, लेकिन कौमी असेंबली में 16,000 है और कन्वीनियंटली सिर्फ 5,500 को फर्क बन रहा है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अब कामरान भाई ने कह दिया कि जी जाली फॉर्म 45 इनके पास। यार हमारा तो हाल ये था कि हमें आरओ के दफ्तर में घुसने किसी ने नहीं दिया, नफरी बाहर इतनी लगी हुई थी, दरखास्त हमारी उन्होंने ली, और चलो जाली 1 होगा 2 होगा। अब मुल्तान की हल्की की आपको मिसाल दे देता हूं, हमारे पास NA 151 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की भी 281 फॉर्म 45 है, 281 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे। हमारे पास वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के भी 281 पोलिंग फॉर्म 45 है, और हमारे पास वहाँ पर तहरीक लबैक के भी 281 फॉर्म 45 है। मज़ेदार बात क्या है, इन तीनों उम्मीदवारों के बराबर है वोट, हर कॉलम का वोट बराबर है। अगर किसी का बराबर नहीं है तो पीपल्स पार्टी वाले का जो वहां से जीता है। तो अगर कोई जाली बना भी एक आधा बना सकता है ना, अगर 3 बंदों का फॉर्म 45 एक है और जीतने वाले का फर्क है तो फिर पता चलता है कि जाली वो उसका है, इनका नहीं है। कामरान साहब, रिकाउंटिंग के प्रोसेस में आपको कुछ यानी गैर कानूनी तौर पर कुछ आपको लग रहा है कि हो रहे हैं चीजें, या कानूनी अमल है ये कि एक बंदा हल्फ उठा लेता है, स्पीकर को वोट करता है, प्राइम मिनिस्टर को वोट करता है, प्रेसिडेंट को वोट करता है, देन उसको रिकाउंटिंग में बुलाया जाता है? क्या उसको ट्राइब्यूनल में बुलाया जाना चाहिए था या ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए था मामला? इन बातें जो ना वो उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि जज के पास या PTI के दोस्तों के पास या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्तों के पास कोई जाली फॉर्म 45 है। मैंने ये कहा कि लिटिगेंट से मुराद जो है ना वो भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, और ये बहुत सारे, और ये मैंने अपनी मतलब प्रोफेशनल ड्यूटीज के दौरान जो है ना ऑब्जर्व किया कि किसी हर एक के पास जो फॉर्म 45 है वो मुख्तलिफ है, और कैसे मुख्तलिफ है ये जिंदगी में मैंने पहली दफा देखा है। मेरी 40 साल प्रैक्टिस हो गई है और ये पहली दफा देखा है कि हर एक के हाथ में जो फॉर्म 45 है उसका रिजल्ट मैच नहीं कर रहा, और इवन बाज़ जगह पे वो टोटल मैच नहीं कर रहा। फर्ज करें किसी के 200 वोट है, उसको 1200 कर दिया, तो नीचे जो है ना वो उसमें टोटल में जो 25 कैंडिडेट हैं उसमें आखिर में जो है जाके टोटल करना भूल गए। इस तरह की बहुत सारे मामला हैं। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो है वो इलेक्शन से 60 दिन के अंदर तक रहता है, और वो 60 दिन जो है ना वो अभी तक मौजूद है। तो वो इलेक्शन जो है ना वो उसमें कर सकते, ये वो रिकाउंटिंग की है सेक्शन 95 वो कहती है कंसोलिडेशन तक, मगर कंसोलिडेशन के अमल को भी सेक्शन इलेक्शन एक्ट के में रिव्यू किया है, वो इनका इख्तियार डायरेक्टली नहीं कर रहा है। तो वो उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी भी आज भी एक बलूचिस्तान के हवाले से एक आर्डर हुआ है और उसमें रीपोलिंग के लिए कहा है। तो ये मतलब ये थोड़ी सी जो बात तो अजीब सी है कि वो ये है कि 2 हल्कों में यहाँ पंजाब में शायद बाद में जो है वो जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया उन्होंने रिकाउंटिंग में। इस तरह बलूचिस्तान में एक हल्के में हुआ है, वो फिर JUI से लिया गया है और वो फिर उन्हीं को दिया गया है जिनके पास ये 2 सीटें गई हैं। तो ये सारा कुछ मामला हैं और वो अजीब से हैं। इस दफा का जो इलेक्शन है वो धांधली से बहुत ऊपर की चीज है, मगर धांधली में चूंकि बेईमानी हुई है और उस बेईमानी में कहीं ना कहीं वो अपने निशान छोड़ जाती है तो वो पकड़ जाते हैं। मगर जहाँ पे वो उसको पकड़ना चाहते हैं पकड़ लेते हैं, जहाँ पे नहीं पकड़ना चाहते वहाँ नहीं पकड़, कहते हैं कि एक बड़ा कमीशन बना लें या सूबों की सतह पे एक कमीशन। एक चीज और बता दीजिए कामरान साहब, फिर मैं सायरा के पास। जी ठीक है, सही है। चलिए एक चीज़ और बता दें, ये आज हसन और हुसैन को बल्कि रिलीफ आज नहीं मिला, रिलीफ तो उसी दिन मिल गया था जब उनको पाकिस्तान में आने से पहले ही ज़मानत मिल गई थी। और ये एग्जाम्पल हमारे सामने और भी लोगों की मौजूद है, ये सलमान शहबाज की भी है, नवाज शरीफ साहब की खुद है, फिर इसहाक डार साहब की भी है, और उसके बाद आज फिर उनकी ज़मानतें हो गई हैं। आज तक के लिए उनको एक रिलीफ मिला हुआ था और फिर आज उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। इसमें कुछ अनयूजुअल हुआ है कामरान मुर्तज़ा साहब, या ये सब कानून के मुताबिक और इसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं? देखिए अनयूजुअल इस तरह से उसको एक सेंस में आप अनयूजुअल कह सकते हैं। ऐसा है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं खुदा न खास्ता कभी वांटेड हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान आना चाह रहा हूँ, तो बेल के लिए किसी भी ज़ाहिर है मैं इस्लामाबाद आऊँगा या कराची आऊँगा तो मैं सिंध हाई कोर्ट को या इस्लाम करता हूँ बेल के लिए, तो वो ये कि जी आपको प्रोटेक्टिव बेल हम सिर्फ इस हद तक देते हैं कि आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाके कोर्ट तक आने तक जो है गिरफ्तार न किया जाए। उसके बाद जब आप सरेंडर कर देंगे देन जो है हम अगला ऑर्डर इशू करेंगे। आम तौर पे हुआ करता है और ये हमारी प्रैक्टिस है
कि हम कहते हैं कि जी हम सरेंडर कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम पुलिस को डायरेक्ट कर देते हैं कि इनको स्कार्ट करके बगैर पकड़े बगैर गिरफ्तारी जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब पहुंच जाता है, जब एक्चुअल सरेंडर हो जाता है, बिफोर देन इंटरम बेल मिलती है, और इस तरह से इंटरम बेल नहीं मिला करती, ये प्रैक्टिस में। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं इस लिहाज से ये अनयूजुअल है। एक सायरा बानो साहब, बार बार एक इंक्वायरी कमीशन की बात हो रही है, और बात ये हो रही है कि जिस तरह से 2014 में एक कमीशन बना था, उसने धांधली की प्रोब की थी और फिर कहा था कि ये मुनज़्ज़म धांधली नहीं है, बेज़ाब्तगियां हैं। अगर ऐसा कोई कमीशन बन जाए और वो कमीशन अपनी फाइंडिंग्स दे दे, उसको कोई TRs दिए जाएं, TORs, तो उसके नतीजे में ये गर्द बैठ सकती है। आपके ख्याल में ये मसले का हल है, इस वक्त इस तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अपने मुल्क में तो जितने भी कमीशन बने हैं, जितनी कमेटीज बैठती हैं, जितनी GITs होती हैं, उस पर तो कोई कौन यकीन करेगा। और नाम ही जहाँ कमीशन इन्वॉल्व हो जाए, वहां पर कोई भी चीज सही काम कैसे कर सकती है। ये ऐसे ही है। अभी आपने उससे पहले बात कर रहे थे ना कि ये कानून के मुताबिक, अभी मैंने सवाल नहीं सुना था क्योंकि आवाज चली गई थी, जो आप कामरान मुर्तजा साहब से भी कर रहे थे, कानून के मुताबिक आप हसन और हुसैन का, हाँ जी, तो वो आ गए, तो वो कानून तो नहीं, गला पकड़े और बोले, का हटाकर बोले नून, कि नून के मुताबिक तो सब कुछ हो सकता है, कानून में तो किसी ऐसी चीज की गुंजाइश नहीं है। उससे पहले आपने सलमान शहबाज साहब का जिक्र किया, क्या कि उनको फूलों के हार भी पहनते। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? मुझे तो आप यकीन नहीं करें, अभी मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ के जा सकती, मैं यही मरना पसंद करूंगी। मगर अफसोस होता है कि इन लोगों ने कहाँ पहुंचा दिया इस मुल्क को। और सॉरी, उससे पहले मैंने सिकंदर सुल्तान राजा के लिए कहा था, अभी खबर आई है कि नवंबर में अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल उसके लिए इलेक्शंस के लिए इनकी और इनकी टीम की खिदमात मांगी है। तो वो वहां पर चलें, अच्छी बात है ना, ये पाकिस्तान के सिस्टम पर अमेरिका भी इतना भरोसा कर रहा है। अब मुझे नहीं पता आप वाकई ये खबर आई है या ये आप तंजिया कह रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगर आई है तो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। जी, तो ये कमीशन के हवाले से जैन साहब जी रहती है ना, वो अपने वजीर आजम हमारे पास भेज देते हैं, फिर नेदरलैंड से हम लोग ले लेते हैं, और अभी भी जिस वक्त हुए थे। चलिए, बिल्कुल सही है। देखिए, लास्ट मिनट है, मैं जरा ये इंक्वायरी कमीशन वाले पर आप राय का इजहार कर दीजिए जैन साहब। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सायरा बानो की, आपने जितने लोगों का भी नाम लिया था ना, उनका खानदान एक ही से ताल्लुक था। तो ये जो दोहरा मेयार है ना, ये इस मुल्क में अब नहीं चल सकता। जहाँ तक आपकी कमीशन की बात है, मैंने पहले ये बात की थी, आप मफाहमत की बात करें, आप रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, ये धांधली नहीं है, ये धांधला हुआ है। कामरान भाई ने भी इसका इशारा किया है कि जो इस दफ़ा इस मुल्क में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। तो जब तक आप इसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे, मसला हल नहीं, आप किसी किस्म की मफाहमत नहीं कर सकते। जैन साहब बहुत शुक्रिया, सायरा बानो साहब, कामरान मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।